जब तक ऐसे समझिए नेट अभी चला रहे हैं। डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इसी में सारा क्वेश्चन आपका समझ जाएगा। इसी में देखिए, यहां पर आपको पहली जो फेज है, फर्स्ट फेज, उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। 3 to 5 डेज आइए, 3 से लेकर के 5 दिन तक ये फेज ऑपरेट होती है। यहाँ डायग्राम में देखिए 3 डेज ये है और 5 डेज क्या है? यहाँ पर 3 से 5 के बीच में है। 3 डेज तक भी ऑपरेट हो सकती है और 5th डेज तक भी ऑपरेट हो सकती है, ठीक है। पेन को नहीं चल रहा भाई, अब चलेगा, ठीक, समझ में आया? तो इसमें कुछ नहीं समझना है। मेंस्ट्रुएशन फेज में, मेंस्ट्रुएशन फेज में जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है, ये ड्यू टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक करती है यूट्रस की, और ब्लड रिलीज होता है। केवल ब्लड ही नहीं होता है, ब्लड के साथ सेल्स भी होती हैं, ठीक है। ओनली ब्लड नहीं कहेंगे, ब्लड में यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की सेल भी आती हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कभी क्लॉट नहीं करता है, ब्लड जम जाता है, बट मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कभी क्लॉट नहीं करता है। समझ में आया? कारण क्या है? यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है? एक एंजाइम रिलीज करती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कभी क्लॉट नहीं करता है। समझ में आया? ये रीजन है उसका। आगे की फेज देखिए, 5वें दिन से लेकर के 5th डे से और कहां तक? 13th डे तक जो फेज चलती है उसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज को दूसरा नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज कहा जाए, ये नाम किसके लिए दिया जाता है? तो आप कहेंगे ये ओवरी के लिए टर्म है। किसके लिए है? ओवरी के लिए, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, और टर्सरी किस में कन्वर्ट हो रहा है? फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है। ये ओवरी का इवेंट है। और यूट्रस में क्या चलेगा? यूट्रस में चलेगा प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। मतलब इसको हम प्रोलिफरेटिव कहते तो हैं, लेकिन ये टर्म फॉलिकुलर ओवरी के लिए यूज किया जाता है और प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के लिए टर्म यूज करते हैं। तो यूट्रस में क्या चेंजिंग होती है? यूट्रस की वॉल देखिए मेंटेन हो रही है। यूट्रस की वॉल की मोटाई इतनी है, एंडोमेट्रियम, यहाँ एंडोमेट्रियम इतना थिक हो गया, मतलब एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रही है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, इसके बाद 14वें दिन पर, यहाँ 14th डे आएगा ना, 14th डे पर क्या होगा? ये ओवुलेटरी फेज आएगी। मीन्स जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा? वो रैप्चर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल क्या करेगा? रैप्चर। यहां देखिए ग्रेफिन फॉलिकल ये रैप्चर हो गया, ठीक। और सेकेंडरी ओसाइट यहां से रिलीज हो जाएगा। ये क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी ओसाइट। और यहां से 15वें दिन से लेकर के और कहां तक? जब तक अगली साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाती है, मतलब 28 दिन तक जो फेज चलेगी वो कौन सी होगी? ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? ये जो ग्रेफिन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, इससे क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक। तो कॉर्पस ल्यूटियम कहां बनता है? ओवरी के अंदर। इसीलिए इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? ओवरी के लिए। ओवरी के अंदर बन रहा कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज। इसको सेक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस समय ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसी समय ओवरी के यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में, यूट्रस की जो वॉल है ये थोड़ा सा और ज्यादा थिक हो जा रही है। देखिए इसकी मोटाई और बढ़ रही है। लेकिन एक चीज और हो रही है यहां पर, ये ग्लैंडुलर हो रही है। ग्लैंड्स कोई एंजाइम को रिलीज करती हैं तो इसको बोलते हैं सिक्रीशन, बोलते हैं ना। सिक्रीशन का मतलब होता है स्रावण। सेक्रेटरी फेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ जो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम जो लेयर का डायग्राम दिया है,
ये एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स क्या हैं, इंक्रीज हो रही है, ये लेयर ज्यादा ग्लैंडुलर हो रही है, जितनी ज्यादा ग्लैंडुलर होगी उतने ही क्या है, इससे कुछ चीज रिलीज होगी। अब आप बताइए यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर क्या रिलीज करती है, कुछ रिलीज करती है कि नहीं? एक तो ये डैमेज होती है जब, तब इससे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनता है, ठीक है, जो अभी आपको बताया ये फ्लूइड इसी के डैमेज होने से। जब ये मेंटेन हो रही होती है तो अगर ये ग्लैंडुलर हो जाती है, ग्लैंडुलर कब हो जाएगी, 15 दिन से लेकर के 28वें दिन तक ये लेयर ग्लैंडुलर हो जाएगी। तो यहां से कुछ केमिकल रिलीज होंगे और वो केमिकल क्या करेंगे, जब इस पर ब्लास्टोसिस्ट, आगे समझते हैं ना, पढ़ रखे होंगे, 7वें दिन पर यूट्रस में, यूट्रस की इस लेयर में जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा स्पर्म और ओवम का, उससे मरुला ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच करेगा एम्ब्रियो यहां पर, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम ये लेयर करती है, एंडोमेट्रियम लेयर। समझ में आया? क्योंकि प्लेसेंटा तो तुरंत बना नहीं है, तो न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनता है इस लेयर से, इसीलिए कहते हैं सीक्रेटरी फेज का मतलब यहां पर ये लेयर कैसी हो गई है, ग्लैंडुलर। ठीक, अब हार्मोन का डिफरेंस समझ लीजिए। जो हार्मोन है देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर कहा जाए कब बढ़ेगा, तो आप कहेंगे प्रोजेस्टेरोन का लेवल तब बढ़ेगा जब कॉर्पस लुटियम डेवलप करेगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम ही क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। भाई प्रोजेस्टेरोन दो जगह से बनता है, या तो प्लेसेंटा से बनेगा और या तो ओवरी से बनेगा। ओवरी के अंदर कॉर्पस लुटियम से बनेगा। प्लेसेंटा कब बनता है, लगभग 2.5 से 3 महीने का जब एम्ब्रियो हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, तब बनेगा प्लेसेंटा। तब तक प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कराएगा, कॉर्पस लुटियम। समझ में आ रहा ना? तो यहां ओवरी के अंदर से कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा, 15वें दिन से लेकर के और 28वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बन चुका है और कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है क्या चीज, प्रोजेस्टेरोन। ठीक, अगर आगे फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लुटियम और ज्यादा डेवलप करेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम रिग्रेस कर जाएगा। बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या, बताइए। सीक्रेटरी, क्योंकि यूट्रस के एंडोमेट्रियम सीक्रेट द सम केमिकल्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच करेगा 7वें दिन पर, इम्प्लांटेशन होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इसलिए यहां से कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, और वो केमिकल कहां से सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से। तो कहते हैं कि ये लेयर ग्लैंडुलर हो जा रही है, ये ज्यादा ग्लैंडुलर है, ये कम ग्लैंडुलर है। समझ में आया? कोई बात नहीं है, तैयारी की जाती है ना। आखिर यूट्रस की लेयर जहां तक डैमेज है ना, डैमेज है, तैयारी की जा रही है ना, कि अगर मान लीजिए 7वें दिन पर इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो गया, तब अचानक कैसे मेंटेन किया जाएगा। इसलिए तैयारी पहले से की जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लेयर फिर से डिग्रेड हो रही है, देखिए यहाँ आगे फिर से डिस्ट्रॉय हो रही है ना, तो ये आपकी प्रिपरेशन पहले से की जा रही है, एडवांस में की जा रही है। समझ में आया? ये इसका रीजन है। तो प्रोजेस्टेरोन क्यों बढ़ा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बना, कॉर्पस लुटियम बनता है, और कॉर्पस लुटियम जब बन चुका है तो वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लुटियम में डेवलप करेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम आगे छोटा होता जा रहा ना, धीरे धीरे रिग्रेस कर जाएगा, और फिर साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यूट्रस की लेयर फिर से डिस्ट्रॉय। अब पिछली बार एक ने पूछा था कि कैसे पता लगता है ओवरी को कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम कहां डेवलप कर रहा है, अंडाशय के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। भाई फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, और यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन।
तो ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको कैसे पता लगता है कि हम फर्टिलाइजेशन हो गया है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा नहीं होगा, फिर ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा देखिए साइज में, और क्या रिलीज करेगा, मोर प्रोजेस्टेरोन। ठीक, तो कैसे इसको पता लगता है, फर्टिलाइजेशन तो बाहर होता है। तो कारण ये देखिए कि जब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन, सबको पता ना, फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है तो आपको पता होगा कि ब्लास्टोसिस्ट में एक लेयर होती है बाहर, ब्लास्टोसिस्ट में अंदर होता है इनर सेल मास, और बाहर की लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, पता है ना। वहां से रिलीज होता है HCG हार्मोन, HCG हार्मोन। ठीक, HCG प्लेसेंटा भी रिलीज कराता है, प्लेसेंटा 3 महीने पे बनेगा, तो 3 महीने के पहले जैसे फीमेल में प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए किट यूज की जाती है, और उस किट में होता क्या, यूरिन का सैंपल डाला जाता है, और अगर उसमें सैंपल में देखिए जैसे ये प्रेगनेंसी किट है, यहां पर इस तरीके से इंडिकेशन बना हुआ है। ठीक, इसमें यूरिन का सैंपल लोड करते हैं, अगर 2 लाइन बन चुकी हैं, एक रेड और एक ब्लू, डबल लाइन है, इसका मतलब प्रेगनेंसी है। अगर एक सिंगल लाइन आती है तो प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये किट कैसे पता लगाती है, ये HCG हार्मोन को डिटेक्ट करती है, क्योंकि फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, जब पीरियड्स रुक जाते हैं, तो उसके लगभग 1 हफ्ते बाद ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि ये जो बता रहे हैं आपको, यूट्रस में जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच करेगा तो ये क्या करता है, ये तुरंत हार्मोन रिलीज करने लग जाता है HCG, और ये हार्मोन मदर के ब्लड में पहुंच जाता है, और मदर के ब्लड से होता हुआ कहां जाएगा, यूरिन में पहुंचेगा, और यूरिन के सैंपल में पहुंच जाएगा। ठीक, और फिर वहां से टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव तब शो करेगा, और नहीं है तो नेगेटिव आता। समझ में आया। तो कारण यही था कि कैसे ओवरी को पता लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो ये यहाँ पर क्या रिलीज करता है, HCG जाता है ब्लड में, और ब्लड से कहां पहुंचता है, ओवरी में, और ओवरी में जाकर के बोलता है कि इसको कॉर्पस ल्यूटियम को कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब आप क्या करिए, अब आप और ज्यादा प्रोजेस्टेरोन को बनाइए। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से उसको पता लगता है। तो यहां तक देखिए हमने आपको ये चीज बता दी, और देखिए आगे समझिए। प्रोजेस्टेरोन समझा दिया, केवल 15 से 28 दिन तक इसका लेवल हाई रहेगा। क्यों, कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से। आगे देखिए, एक हार्मोन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का लेवल, आप बोलेंगे एस्ट्रोजन के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन से 14वें दिन तक एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 13वां दिन आता, 13th डे, एस्ट्रोजन का लेवल एकदम अचानक से उठता है, पूरा अचानक से उठा। लेकिन उसके पहले एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा। तो धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, आखिर ये कहां से बन रहा है एस्ट्रोजन, बताइए कहां से बनता है। एस्ट्रोजन ओवरी से बनता है। ओवरी में किससे बनता है, ये फॉलिकल, ये जो फॉलिकल बन रहा है ना, यही बनाएगा। फॉलिकल जब छोटा रहता है तो एस्ट्रोजन कम बनता है, फॉलिकल बड़ा, एस्ट्रोजन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, फॉलिकल बहुत बड़ा, एस्ट्रोजन और ज्यादा। तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि फॉलिकल का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जितना बड़ा फॉलिकल उतना एस्ट्रोजन ज्यादा बनेगा। ठीक, अचानक एस्ट्रोजन का लेवल 13वें दिन पर इसलिए उठता है, 13वें दिन पर देखिए एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया। क्यों, कारण क्यों, क्योंकि उसको LH और FSH ज्यादा रिलीज कराना है। LH और FSH हार्मोन देखिए, यहाँ पर डायग्राम को अगर बैक कर दूं तो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये LH हार्मोन अचानक यहाँ बढ़ गया ना, FSH, ये भी ध्यान रखना आपको कि LH और FSH का पीक आपको कहां मिलेगा, तो बोलेंगे 13th डे, 14वें दिन के जस्ट बिफोर मिलेगा। जैसे ही ओवुलेशन होना होगा तुरंत LH और FSH क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक, और उस समय एस्ट्रोजन भी हाई रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन 13वें दिन पर हाई, LH हाई, FSH हाई। प्रोजेस्टेरोन कब हाई रहेगा, मिडिल ल्यूटियल फेज में, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है,
तो एस्ट्रोजन बता दिया फॉलिकल से बनेगा। FSH का लेवल देखिए, FSH का लेवल बताइए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, देख के बताओ। स्टार्ट पहले यहां लेवल हाई है और यहां लेवल कम है, देखो जी यहां लेवल हाई है और यहां क्या है, तो अभी फाइल डाउनलोड होगी, अभी ओपन करेंगे तो ये गड़बड़ाएगा मामला। चलो, यहां जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस समय FSH का लेवल कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रही है आगे डे बढ़ते हैं तो FSH का लेवल धीरे धीरे घट रहा। देखिए कर्व नीचे जा रहा है, कारण समझते हैं? कहां से बनता है FSH? पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्यों बनता है? ये फॉलिकल को डेवलप कराता है, फॉलिकल को बड़ा, जो फॉलिकल बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, इसमें किसका काम? FSH का। ठीक, फॉलिकल जब छोटा रहता है तो FSH की नीड ज्यादा होती है, फॉलिकल जब बड़ा होता है तो जरूरत और कम होती है। फॉलिकल बहुत बड़ा होता है तो आप ये नहीं कहेंगे FSH ज्यादा चाहिए, तो आपके दिमाग में ये जा रहा होगा कि फॉलिकल छोटा है तो FSH कम बनना चाहिए, फॉलिकल बड़ा है तो FSH ज्यादा चाहिए, क्योंकि फॉलिकल को बढ़ाने के लिए, फॉलिकल का साइज बढ़ाने के लिए, फॉलिकल को ग्रो कराने के लिए FSH की जरूरत पड़ती है। तो जब छोटा होता है फॉलिकल तो उसको FSH ज्यादा चाहिए, लेकिन जब बड़ा हो गया साइज तो अब उसकी जरूरत कम है। समझते हैं चीज ना? नहीं समझ में आता? आपका पेट खाली है, आपको भूख ज्यादा लगेगी? नहीं लगेगी। जैसे जैसे पेट भरता चला जाएगा भूख की डिमांड घटती चली जाएगी, पेट फुल हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं खाएंगे। वही चीज यहाँ देखिए, फॉलिकल बहुत छोटा है, FSH की डिमांड ज्यादा करेगा ये, क्योंकि इसको साइज बढ़ाना है। बच्चों में होता ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या है, उनको ग्रोथ करानी होती है ना स्टार्टिंग से, जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो ग्रोथ क्या होती जाती है? कम। ये फॉलिकल छोटा है, इसको डिमांड ज्यादा है इसको FSH की, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा डिमांड क्या होती चली जाएगी? कम। लास्ट में फॉलिकल फुल्ली डेवलप, डिमांड खत्म। देखिए कहां आ गया FSH, देख रहे हैं नीचे। अब समझ में आ रहा ना? ये मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये नीचे डाउन क्यों जा रहा है ये कर्व, तो स्टार्टिंग में ये कर्व हाई रहेगा ये, लेकिन अचानक FSH का लेवल देखिए 13वें दिन पर फिर ऊपर हो जाता है। LH में छोड़ दीजिए, LH में ज्यादा मत समझिए। LH ये ध्यान रखिए, यहां पर LH क्यों ऊपर हुआ, FSH यहां क्यों ऊपर हुआ? भाई फॉलिकल फुल्ली डेवलप हो गया, FSH की नीड खत्म हो गई अब ना, अब FSH क्यों ऊपर चला गया? तो कारण ये नोट कर लीजिए यहां पर, यहीं पर देखिए, क्योंकि देखिए रीजन ये है कि FSH एंड LH इंक्रीज करेगा, इंक्रीज नोट कर लीजिएगा, इंक्रीज एट ओवुलेटरी फेज। जब ओवुलेटरी फेज आती है 14वें दिन पर, उसके जस्ट पहले 14th डे पर ओवरी से अंडा निकलेगा। देखिए ये उसके जस्ट पहले LH और FSH पीक होना चाहिए, क्योंकि LH रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। अगर LH कम हो गया तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवरी से अंडा नहीं निकलेगा। समझ में आया? LH इसके लिए। तो FSH क्या कर रहा है वहां पर साथ में? FSH क्या कर रहा है? कारण यह है कि FSH और LH दोनों जब हाई रहते हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे अगर दोनों क्या हैं, दोनों हाई हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा कोई फॉलिकल डेवलप ना हो। देखिए आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 महीने में एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है और एक अंडा बनता है। ये 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं ना, कब? जब 12 साल की अवस्था आती है, ठीक है, प्यूबर्टी पर, तो 80,000 फॉलिकल में से एक एक फॉलिकल हर महीने डेवलप होकर के ओवम बनाता है, हर महीने। तो किसी मंथ में एक्स्ट्रा फॉलिकल डेवलप ना हो जाए, एक्स्ट्रा फॉलिकल डेवलप हो जाएगा तो एक्स्ट्रा ओवम बन जाएगा। एक ओवम बनना चाहिए, कितना बन जाएगा? ज्यादा। तो पता लगा कि ट्विंस बनने लगेंगे, तो ट्विंस तो रेयर बनते ना, ट्विंस तो वो केस रेयर होता है। पता लगा फिर सबको ट्विंस बनने लगेंगे। इसीलिए होता क्या है कि एक ही फॉलिकल डेवलप करता है, बाकी को यहीं रोक दिया जाता है कि बाकी डेवलप मत करो। तो उसको रोकने का काम कई चीजें करती हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि FSH LH अगर ज्यादा है तो क्या करेगा,
इनहिबिट कराएगा, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट हो जाएगा क्या चीज, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर। यहां से एक चीज देखना, एफएसएच फॉलिकल को डेवलप कराता है। किसी चीज की अति बहुत खराब होती है, एफएसएच फॉलिकल को डेवलप कराता है, लेकिन वही एफएसएच जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो घातक हो जाता है। किसके लिए, आगे कोई एक्स्ट्रा फॉलिकल आप डेवलप ना करे। तो हाई लेवल, हाँ बताइए। हाँ, ट्विंस का एक कारण ये भी है कि जब एक से ज्यादा, जब दोनों ओवरी से एक साथ अंडा रिलीज हो जाएगा, बहुत कारण है ट्विंस के, तो वहां ट्विंस बनता है। एक ओवरी से एक एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो बीच में से टूट गया, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन गए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ओवम बनना ट्विंस का कारण, एक एम्ब्रियो का स्प्लिट करना वो भी उसका कारण है। तो समझ में आया हाई एफएसएच से, ठीक। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओव्यूल, ओव्यूल नहीं कहेंगे, एक ओवम, वो ओव्यूल प्लांट बॉटनी में पढ़ते हैं, उसको बॉटनी होगा, एक ओवम सेकेंडरी ओसाइट बोला जाता है, ओवम नहीं कहेंगे इसको। ये क्वेश्चन देखिए, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ओवम नहीं है। ओवम तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता तब, उस समय। अभी ये ओवम नहीं है, अभी ये है सेकेंडरी ओसाइट। लास्ट टाइम नहीं आई थी ना, हाँ अल्टरनेट होता है, एक बार इस ओवरी से ओवम बनेगा, एक बार इससे, कोई फिक्स नहीं है, इससे 2-3 बार भी बन सकता है, ठीक है, कोई रैंडमली होता है, किसी से भी ओवम रिलीज हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें, अब आप आ जाइए थ्योरी पर, यहाँ समझ में आएगा ये। आगे देखिए, आगे कोई मतलब नहीं, आगे एफएसएच का लेवल नहीं बढ़ेगा, एलएच का लेवल नहीं बढ़ेगा, केवल यही देखना है। एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि फॉलिकल डेवलप हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट रहता है यहां तक, इसके बाद बढ़ता है, क्यों, कारण ये डेवलप करता है, ठीक है। और कोई चीज बता, पूछना हो तो बताइए, नहीं मैं आगे थ्योरी पर आ जाऊं, बताइए। नहीं पूछना है, ये देखिए एक चीज, कॉर्पस ल्यूटियम, नोट करिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है बताइए। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा, ठीक है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता है तब तक प्रोजेस्टेरोन कौन बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका एक काम और है, ये एस्ट्रोजन भी बनाएगा, एस्ट्रोजन। अब आप बताइए एस्ट्रोजन कहां कहां से बनता, सोचिए, पूरा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैं कहूं एस्ट्रोजन कहां कहां से बनता है, एस्ट्रोजन, तो आप कहेंगे पहला फॉलिकल से बनेगा। जो फॉलिकल छोटा था, फॉलिकल बड़ा हो गया, फॉलिकल और बड़ा हो गया, ठीक है। तो फॉलिकल की जो बाहर की लेयर होती है उससे बनता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन फॉलिकल भी रिलीज कराती हैं। एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनेगा। और एस्ट्रोजन एक जगह से और बनता है, बताइए, 2 जगह से भी है, हाँ, एक प्लेसेंटा से बनेगा, ठीक है, आप पढ़ेंगे प्लेसेंटा से भी बनता है एस्ट्रोजन, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। और एक जगह और बचा हुआ है, एडर्नल ग्लैंड, याद आ रहा ना, सेक्स हार्मोन बनते हैं ना एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, ठीक है। तो एडर्नल ग्लैंड से भी बनेगा, एडर्नल ग्लैंड, वहां से भी बनता है। कितनी जगह से बनता है एस्ट्रोजन? टेस्टोस्टेरोन केवल 2 जगह से बनता है, एक ओवरी से बनता है और एक एडर्नल ग्लैंड से, बस, सॉरी, टेस्टिस और एडर्नल ग्लैंड। समझ में आ रहा है। और प्रोजेस्टेरोन कहां कहां से बनेगा उसको भी साथ में नोट कर लीजिए। प्रोजेस्टेरोन कहां कहां से बनता है? प्रोजेस्टेरोन के लिए आपका कॉर्पस ल्यूटियम से, सबसे पहले कहां बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद बनेगा प्लेसेंटा, और कहीं से नहीं बनेगा। 2 जगह से प्रोजेस्टेरोन बनता है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम, और प्लेसेंटा बन जाएगा तो प्लेसेंटा से। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, उसको भी देखिए, ये सब आता है एक क्वेश्चन में, कंफ्यूजन करता है। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन, बताइए रिलैक्सिन कहां कहां से बनेगा? ओवरी से बनेगा,
और एक रिलैक्सिन बनता है प्लीसेंटा से। क्या काम है रिलैक्सिन का? जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो जो पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल होता है ना, ये एरिया, यहां पर जो बोन होती है दो, कॉक्सल बोन, उसके बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस एक कार्टिलेज लगी होती है, उसको रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्स करता है। तो ये क्या करता है? रिलैक्स करेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब जो कार्टिलेज वहां पर है, कार्टिलेज मतलब कह सकते हैं ये किसमें मदद करेगा? पार्टुरेशन में, हेल्प इन पार्टुरेशन, पार्टुरेशन बच्चे के जन्म में मदद करता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये आपको एस्ट्रोजन बता दिया, प्रोजेस्टेरोन। एक हार्मोन इनहिबिन है, वो भी ध्यान रखिए। इनहिबिन कहां से बनेगा? इनहिबिन क्या काम है, कहां से बनेगा? इनहिबिन बनता है, जो फॉलिकल छोटी थी, फॉलिकल बड़ी, फॉलिकल से दो हार्मोन बनता है, एक तो एस्ट्रोजन भी बनता है और एक इनहिबिन भी बनता है। तो इनहिबिन बनेगा फॉलिकुलर सेल से, फॉलिकल से बनेगा। और कहां से बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से बनेगा। देखिए 14वें दिन के बाद फॉलिकल तो खत्म हो जाता है ना, नहीं होता है? फॉलिकल तो किनारे चला गया 14th डे के बाद ना, क्योंकि उससे क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। बचे हुए हिस्से से तो बनता है ना, जब अंडा निकल गया ओवरी से, तो जो फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा था उससे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। तो पहले जो है, जब तक फॉलिकल रहता है तब तक इनहिबिन वहां से बनेगा, और जब फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, तो इनहिबिन कॉर्पस ल्यूटियम से बनेगा। क्या काम होता है इनहिबिन का? फंक्शन, फंक्शन देखिए इसका फंक्शन क्या है? एक से ज्यादा प्राइमरी oocyte, एक से ज्यादा अंडा ओवरी में ना बन जाए, इसको रोकने का काम ये करता है। ठीक, समझ में आया? अभी आपको FSH बताया था ना, वो भी करता है और साथ में ये भी इनहिबिट करता है। तो ये फंक्शन है, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट लिख लीजिएगा, इनहिबिट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन ओवम, एक से ज्यादा ओवम डेवलप ना कर जाए, उसको रोकने का काम करता है इन ओवरी। ये सारे हार्मोन मैंने एक साथ बता दिया। अभी एक प्लेसेंटा के 2-3 हार्मोन और हैं, उनको भी समझ लीजिएगा, 2 हार्मोन और बच्चा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम देखिए, ये बता रहे थे आपको, एक प्रोजेस्टेरोन बनाना, एक एस्ट्रोजन बनाना, एक क्या बनाना? रिलैक्सिन बनाना, और एक क्या बनाना? इनहिबिन बनाना। सबका फंक्शन बता दिया मैंने। इनहिबिन यहां से बनेगा, ठीक, 4 चीजें बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जब डिस्ट्रॉय करेगा, छोटा होगा, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। और क्या बनाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा, छोटा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब सिकुड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटा होते होते सिकुड़ता रहेगा, और उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। बताया था ये भी मैंने लास्ट टाइम। हटा दें, हो गया ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गई है। देखो नींद आ गया उसको। पढ़ा दें आगे? देखिए, देख लिया ना सब? इसके बाद बताना है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बताना है, ठीक है? कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कैसे करते हैं, ये समझिए, बताइए। हाँ, सुन लीजिए, कार्पस ल्यूटियम ने, इनका कहने का मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होगा कि नहीं, तब नहीं। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। समझ में आया? क्योंकि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो मेंटेन रहती है,
वो डिस्ट्रॉय नहीं होने पाती है। ठीक है, कारण क्या है? देखिए, क्यों हर महीने जो है जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले महीने फिर आ जाती है, और हो गया तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि अगर हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा और प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा लगातार, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर हाई है तो एंडोमेट्रियम फिर डिस्ट्रॉय नहीं होने पाती है, वही तो मेंटेन करता है उसको। समझ में? एस्ट्रोजन भी बनता है, प्रोजेस्टेरोन भी बनेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, लिखिएगा फिजिको केमिकल, ये आता है फिजिको केमिकल प्रोसेस। मतलब फर्टिलाइजेशन जब होगा उसमें दो चीजें होती हैं, फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। समझ में आया? फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा का जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसे समझेंगे आगे देखिए। आपको पता होना चाहिए, ये है यूट्रस, इस तरीके से ये यूट्रस का सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना पोर्शन हो गया, ठीक है। लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म अटैक करते हैं। कितने स्पर्म आते हैं? इजैकुलेशन समझते हैं ना? इजैकुलेशन, इजैकुलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ द सीमेन, स्पर्म नहीं कहेंगे, सीमेन फ्रॉम द पेनिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वेजाइना। ठीक है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को इंट्रोड्यूस कराना, ट्रांसफर करना, ये है इजैकुलेशन। या वो ट्रांसफर भी छोड़ दीजिए, वो तो इंसेमिनेशन है, सॉरी, वो इंसेमिनेशन है। इजैकुलेशन का मतलब मेल के पेनिस से स्पर्म सीमेन का रिलीज हो जाना, चाहे वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। तो जब इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के दौरान जब सीमेन ट्रांसफर किया जाता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं वेजाइना में। लेकिन वेजाइना की अंदर की लेयर एसिडिक होती है, तो ये बहुत सारे स्पर्म तो यहीं मर जाते हैं। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस नेचर भी होती है, पता होना चाहिए। यूट्रस के अंदर की जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी है? वो आप बोलेंगे फैगोसाइटोसिस नेचर की है, मतलब भक्षण करती है किसका? स्पर्म का। अंदर की जो लेयर है ये एंडोमेट्रियम, ये क्या करेगी? ये स्पर्म को खा लेगी। वेजाइना में एसिडिटी, स्पर्म मर जाएंगे। तो यहाँ यूट्रस में कितने स्पर्म पहुंचते हैं? लगभग 1000 से लेकर के 10,000 स्पर्म केवल पहुंचेंगे, बाकी स्पर्म मर जाएंगे। कितने स्पर्म यूट्रस तक आ पाते हैं? देखिए, लाखों में चल रहे थे, अरबों में, खरबों में, अब कितने हो गए? यहाँ इतने हो, बाकी सब खत्म कहानी। कुछ तो बेचारे दौड़ नहीं पाते हैं क्योंकि स्पर्म मूव करता है ना, तो एनर्जी जिस स्पर्म की कम रहती है वो स्पर्म यहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ मार दिए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में कितने पहुंचते हैं? देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब आई, यहाँ पर कितने स्पर्म पहुंचेंगे? लगभग 100 से लेकर के 200 स्पर्म आते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होता है वहां 200 के स्पर्म रहते हैं नियर अबाउट। समझ में आया? बाकी सब यही यूट्रस के द्वारा खा लिए जाते हैं। यूट्रस की जो अंदर की लेयर है वो क्या है? फैगोसाइटोसिस करती है, लिख लीजिएगा, यूट्रस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये क्या करती है? ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का भक्षण करती है। ठीक है, और वेजाइना की लेयर, वेजाइना जो है, ठीक है, ये एसिडिक है, एसिडिक, ये क्या करती है? डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्ट्रॉय स्पर्म, स्पर्म को मार देती है। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में केवल 100 या 200 स्पर्म ही पहुंचेंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक के साथ होगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है? केवल एक स्पर्म, यहां लिख दे रहा हूं, ओनली वन स्पर्म, ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज, केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। उसका कारण है वो समझाऊंगा, बाकी स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, अटैक सब करेंगे। फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म के साथ होगा, ओवम का। समझ में आया? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो देखिए एक चीज, कैपेसिटेशन समझिए, किसी को पता है ना कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन क्या है? एक वर्ड पहले
छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए तो अभी आपको समझ में आ रहा है। कैपेसिटेशन क्या है, कोई बताएगा? स्पर्म जो है जब मेल्स के पेनिस से रिलीज होते हैं, सीमेन में आते हैं, तो स्पर्म की एनर्जी देखिए, कैपेसिटेशन का मतलब स्पर्म को इस लायक बनाना ताकि वो यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, स्पर्म को इतना मैच्योर बना देना ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लायक हो जाए। तो कैपेसिटेशन का मतलब लिख लीजिएगा, इट इज द, ये क्या है, इट इज एबिलिटी टू डेवलप, एबिलिटी टू डेवलप, ये क्या करना, एबिलिटी डेवलप करना, एबिलिटी, ठीक है। एंड स्पर्म, किसमें, स्पर्म में, फॉर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म में फर्टिलाइजेशन की क्षमता डेवलप करना। अगर ये नहीं होगा, ये जो 200 देख रहे हैं ना, ये 200 क्यों पहुंचे हैं, कैपेसिटेशन के कारण। अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं पहुंचते, ये भी नहीं पहुंचते, समझ में आया? तो स्पर्म में वो कैपेसिटी डेवलप कराना ताकि वो फर्टिलाइज कर जाए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। और ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज फाइनल मैचुरेशन, फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का फाइनल मैचुरेशन है, मैच्योर हो जाता, फुल्ली मैच्योर हो जाएगा स्पर्म। तो ये कैपेसिटेशन होता कहाँ है, ये फीमेल के यूट्रस में, फीमेल के वेजाइना में और फीमेल के ओविडक्ट में होता, तीनों जगह, समझ में आया? ये कहाँ होता है, लिखेंगे अकर्स इन वेजाइना, यूट्रस, यूटरस एंड फैलोपियन ट्यूब। जैसे जैसे स्पर्म आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका कैपेसिटेशन होता रहता है, वो मैच्योर होता रहता है। अब क्या होता है इसमें, भाई ठीक है, जगह बता दिया कहाँ होता है, क्या है इसका मतलब, ठीक, इसमें होता क्या है, स्पर्म मैच्योर कैसे होता है, क्या किया जाता है उसके साथ में, बताओ जी। उनको हटाया जाता, ध्यान सुनिए, स्पर्म आपको पता होना चाहिए, स्पर्म कहाँ है, सीमेन में है, ठीक है, ये स्पर्म कहाँ है, सीमेन में है, ठीक है। जब सीमेन में रहता है तो सीमेन कहाँ से बनता है, सेमाइनल, कह सकते हैं सेमाइनल वेसिकल जो ग्रंथि है, और एक प्रोस्टेट ग्रंथि जो मेल में होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पर्म के ऊपर कुछ चीजें ऐसे, स्पर्म का जो सिर होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें उसको ढके रखती हैं, उन्हीं को हटाना है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो ढके रखेंगे तो ओवम के साथ वो फर्टिलाइज कैसे करेगा। तो स्पर्म के ऊपर जो अनचाही चीजें ढकी हुई हैं, खराब चीजें पड़ी, उनको हटाना ताकि वो ओवम से फर्टिलाइज कर जाए आसानी से, उसी हटाने को ही कैपेसिटेशन बोलते हैं, वही हटाया जाता है। तो इसमें होता क्या, लिख लीजिएगा यहाँ पर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन, हाँ कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल रिमूव किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड है वहां से कुछ चीजें जो उसके ऊपर लिपटी हुई हैं उनको हटा दिया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लायक हो जाए। बस ये है कैपेसिटेशन, समझ में आया? अब देखिए, लिख लिए हैं, अरे ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा मिल जाएगा, एक एक खोजेंगे ना बहुत कुछ मिल जाएगा, इसमें याद कहाँ तक रहेगा बताइए याद भी तो रहना जरूरी है। देखिए इसके बाद अगली चीज, स्पर्म रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे स्पर्म को कैसे पता लगता है कि ये हमारा ओवम है, इसी के साथ हमको फर्टिलाइज करना है, कैसे स्पर्म ओवम को पहचानता है? तो उसके लिए इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, केमिकल का इंटरेक्शन,
ठीक है। स्पर्म रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन केमिकल है ये, मतलब स्पर्म एक केमिकल रिलीज करेगा, उसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजन। एंड ओवम, ओवम रिलीज करेगा। यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म है कि फर्टिलाइजन किसके साथ में है, तो दिमाग में बैठा लीजिए। ओवम रिलीज करेगा फर्टिलाइजन, फर्टिलाइजन केमिकल, ठीक है। ये जब दोनों पहचान लेंगे ना, एक ने स्पर्म ने एंटी फर्टिलाइजन रिलीज किया, ओवम ने फर्टिलाइजन, जब दोनों मैच हो जाएंगे कि हाँ ये स्पर्म और ये ओवम हमारा ही है ये, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दूसरी चीज समझिए, ह्यूमन में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग तो होती नहीं है, होती है? नहीं होती है। एनिमल्स में होती है ना। एनिमल में, काव में बुल का, जो काव का मेल होता है बुल, उसका सीमेन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, ब्रीडिंग कराने के लिए होता है ना, ठीक है। लेकिन ह्यूमन में ये नहीं है ऐसी चीजें। तो कैसे, मान लीजिए ये ओवम है काव का, और आप इसमें बफेलो का जो मेल होता है, बफेलो का जो मेल है उसका स्पर्म अगर ट्रांसफर कर दीजिए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। काव का जो मेल है उसी के स्पर्म से काव का ओवम फर्टिलाइज करेगा। आप काव के वेजाइना में बफेलो का जो मेल है उसका स्पर्म ट्रांसफर करिए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें बफेलो नहीं बनेगा। काव के यूट्रस में काव ही बनेगी। क्यों? क्योंकि मैचिंग कराई जाती है ना कि हमारे स्पीसीज का स्पर्म है कि नहीं है, ये हमारा ही वाला ओवम पहचानता है ना अपने वाले स्पर्म को, तो ऐसे मैचिंग कराई जाती है केमिकल को रिलीज करा करके कि ये ह्यूमन का ही है ना। समझ में आया? ठीक। दूसरी चीज क्या देखिए, जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड होता है, हेड पे आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा है इस तरीके से, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये हेड में एक स्ट्रक्चर होती है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम कुछ एंजाइम को रिलीज करता, मतलब स्पर्म जब ओवम को अटैक करता है तो ओवम के पास कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है बाहर 2 मेम्ब्रेन, एक कोरोना रेडिटा, एक जोना। उनको डिसॉल्व करके, उनको तोड़ते हुए अंदर एंट्री करनी है। तो तोड़ने का काम कौन करेगा? एंजाइम। एंजाइम कहाँ बनता है? स्पर्म के हेड में। तो स्पर्म का जो हेड है वहां पर जो एक्रोसोम पार्ट है, एक्रोसोम कौन बनाता है बताइए? गोल्गी बॉडी। स्पर्म में जब स्पर्मेटेड रहता है ये, तो उसमें गोल्गी बॉडी से बनता है, ठीक है। एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा? एंजाइम रिलीज करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, एंजाइम। वो एंजाइम कौन कौन से? उनको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन, तीनों को मिला के बोला जाता है स्पर्म लाइसिन, ठीक है। स्पर्म के द्वारा रिलीज किया गया लाइसिन एंजाइम। अब ये स्पर्म लाइसिन 3 टाइप के होते हैं। देखिए कितने टाइप के हैं ये 3 टाइप के हैं। एक है हाई एल्यूरोनीडेज, दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है जोना लाइसिन या एक्रोसिन। ये 3 एंजाइम है स्पर्म में मौजूद रहते हैं। क्यों मौजूद रहते हैं? क्योंकि यही 3 एंजाइम ओवम की जो लेयर है उसको तोड़ने का काम करेंगे। जब एंट्री करता है स्पर्म ओवम के अंदर, तो 2 लेयर को तोड़ करके एंट्री करता है। दोनों लेयर को तोड़ना है तो 3 एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों एंजाइम बाहर की एक लेयर तोड़ते हैं। बाहर की लेयर का नाम क्या है? कोरोना रेडिटा। तो ये कोरोना, ये डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व हाई एल्यूरोनिक एसिड, और ये डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और ये किसको डिसॉल्व करेगा? डिसॉल्व जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। देखिए ऐसे था डायग्राम। ये बाहर की लेयर बताया था मैंने, कोरोना रेडिएटा है ना। कोरोना रेडिएटा सेलुलर लेयर है, सेल्स की बनी होती है,
और जोना पेलिसिडा कैसी लेयर है? नॉन सेलुलर, वो सेल की नहीं बनी है, वो प्रोटीन की बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन। और जोना पेलिसिडा ओवम खुद बनाता है, लेकिन कॉर्ना रेडिटा ओवम नहीं बनाता है, वो फॉलिकल की बनी हुई लेयर है। जो फॉलिकल था ना बाहर, उसी के अंदर तो बंद था ओवम, फॉलिकुलर लेयर है। तो इस कॉर्ना रेडिटा में सेल हैं, जैसे ये सेल हो गया, ये सेल हो गया और ये सेल हो गया, है ना। तो सेल को आपस में पकड़े रखने के लिए एक एंजाइम होता है, एक एसिड है, हाइलोनिक एसिड। ये क्या करता है? कॉर्ना रेडिटा की सेल के बीच में पड़ा रहता है और सेल को आपस में टाइट की रखता है। अब आपको इस लेयर को तोड़ना है तो पहले वो फेविकोल तोड़ना पड़ेगा, जो फेविकोल इस सेल को पकड़े हुए है। देखिए जितने सेल हैं इनको पकड़ने के लिए फेविकोल है, वो क्या है? ये एसिड है। ये यहाँ बीच में पड़ा हुआ है, इनके बीच में। तो पहले इसको डिसॉल्व कराना है, ये एंजाइम, फिर सेल को तोड़ने वाला एंजाइम ये, और अंदर की लेयर जो जोना पेलिसिडा है उसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम। समझ में आया? 3 एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, एक स्पर्म ही क्यों फर्टिलाइज करता है? एंट्री बहुत सारे, करीब सैकड़ों स्पर्म अटैक करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन किसके साथ होता है? केवल एक के साथ में। एक ही स्पर्म अंदर फर्टिलाइज कर पाएगा। रीजन समझ लीजिए, क्योंकि सारे स्पर्म जितने भी हैं वो बाहर की लेयर को सब तोड़ ले जाएंगे, सब बाहर की लेयर को तोड़ लेते हैं, सब यहाँ, ये स्पर्म यहां तक पहुंच जाएंगे, ये स्पर्म यहां पहुंच जाएंगे, एक साथ अटैक करते हैं, सब यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई स्पर्म जो कि अपना हेड एंट्री करेगा, कहां? जोना पेलिसिडा के अंदर अपने हेड को एंट्री जो सबसे पहला स्पर्म करेगा। फिर से सुन लीजिए, सारे स्पर्म कॉर्ना रेडिटा को डिसॉल्व कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन जो स्पर्म, पहला स्पर्म ऐसा होगा जो इस वाली लेयर को, जोना पेलिसिडा को एंट्री जो पहले करेगा वही अंदर पहुंचेगा, बाकी रोक दिए जाएंगे। बाकी कैसे रोक दिए जाएंगे? जैसे ही एक स्पर्म एंट्री करता है, ये लेयर क्या हो जाती है? तुरंत हार्ड हो जाती है, बाकी स्पर्म बाहर रुक जाते हैं। बाकी स्पर्म क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे बाहर, क्योंकि लेयर हार्ड हो गया, पहले नहीं था। एक स्पर्म की एंट्री होते ही इसमें ऐसा केमिकल चेंज हुआ कि लेयर क्या हो गया? फाइब्रस। ये सब लिखा हुआ है कि व्हेन द फर्स्ट स्पर्म एंट्री इनसाइड द जोना पेलिसिडा, अपना पूरा, देखिए स्पर्म पूरा टेल के साथ एंट्री नहीं करता है, ध्यान रखना आपको, केवल वो अपना हेड ही एंटर करता है। जैसे ही कोई स्पर्म अपना हेड यहाँ एंट्री किया, क्योंकि हेड के अंदर ही तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ही तो यहाँ डोनेट करना है ओवम को। ओवम के पास 23 क्रोमोसोम, स्पर्म के पास 23 कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हेड एंट्री करता है, टेल बाहर रहती है। जैसे पहला स्पर्म हेड एंट्री किया, ये लेयर क्या हो जाएगी? फाइब्रस, और बाकी स्पर्म रुक जाएंगे। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है पॉलीस्पर्मी। कैसे रोकी जाएगी बताइए? ह्यूमन में पॉलीस्पर्मी कैसे रुकती है? ऐसे, पॉलीस्पर्मी का मतलब बहुत सारे स्पर्म की एंट्री, पॉली का मतलब ढेर सारा, स्पर्मी का मतलब स्पर्म। हाँ, वो तो हर जगह होंगे। क्या चीज? देखिए सेल के अंदर बदलाव हो रहा ना, सेल हार्ड हो रही है, तो लेकिन वो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। वो नर्वस सिस्टम में कहानी थी, सेल के अंदर कोई भी चेंजिंग होना है तो जान लीजिए चैनल का रोल तो होगा ही, कुछ आयन अंदर आएंगे, कुछ आयन बाहर जाएंगे, लेकिन वहां यहाँ पर हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, जो कह रहे हैं वो चीज यहाँ नहीं रखते हैं। समझ में आया ना? कभी पूछे जाती है ऐसी। तो ये स्पर्म हो गया फर्टिलाइज। अब देखिए इसके बाद में स्पर्म जब फर्टिलाइज कर जाएगा ओवम के साथ में, तो क्या बनेगा? सबको पता है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। 22 ऑटोसोम प्लस XX, या 22 ऑटोसोम प्लस XY। लड़की है तो XX, लड़का है तो XY, और यहाँ पर 22 प्लस ऑटोसोम, 22 प्लस ऑटोसोम, समझते हैं ना? सॉरी, 22 प्लस X, अरे स्पर्म है तो 22 ऑटोसोम रहेगा। स्पर्म 2 वैरायटी के होते हैं, एक X वाले और एक Y। या तो X रहेगा 22 के साथ में, या तो Y।
लेकिन ओवम में केवल क्या रहेगा, एक्स वाला ही रहेगा, 22 प्लस एक्स फिक्स होता ना। अब आज जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन दिया है, वो सब जानते हैं, फर्टिलाइजेशन बाई चांस होता ना। जैसे फीमेल चाइल्ड अगर बन रही है तो इसमें फीमेल मदर को ब्लेम करना नहीं चाहिए। लड़की होने में माँ का कोई रोल नहीं है, लेकिन ब्लेम माँ को ही किया जाता ना, होता ना, उसका कोई रोल नहीं है। अब देखा जाए तो फादर का रोल है। किसका रोल है? फादर, लेकिन फिर भी ब्लेम मदर को किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन स्पर्म दो तरीके के बनते हैं, एक्स वाले या फिर वाई। ओवम तो एक ही तरीके का बनता है, एक्स वाला। अब इसमें ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज किया कि ये ओवम के साथ में, ये बाई चांस होता है। जो फर्टिलाइज करेगा वही बनेगा। गर्ल और बॉयज की 50-50% पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आया? मेल बनाने के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, लड़का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फादर, क्योंकि फादर के पास ही वाई है और फीमेल के पास तो दोनों एक्स है ना भाई। दोनों का मतलब ओवम तो एक ही बनेगा, अंडा एक बनेगा और वो एक्स वाला ही बनेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि फीमेल में 44 क्रोमोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम एक्स होते हैं ना, अब मियोसिस कराते हैं तो आप कहते हैं 2 तरीके के ओवम बने, वो दोनों एक्स वाले ही तो बने ना, सेम ओवम तो बने, बनता तो एक ही है, लेकिन मेल में स्पर्म अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो कैसा फर्टिलाइज कर रहा है? वाई जिसके साथ फर्टिलाइज कर जाएगा वही मेल बन जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल मेल होता फादर। बॉय के लिए, मेल चाइल्ड के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल ही लिखा है। ठीक, यहां ये सब फिनिश हो गया। देखिए आप समझिए, ये था जाइगोट। अब ये जो डायग्राम बुक में बना वो देखते रहिए, ये है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट हुआ। जाइगोट किससे बना? ओवम से। ठीक है, अभी टाइम है। जाइगोट किससे बना? ओवम से। तो ओवम में बाहर जो लेयर आप देख रहे थे, अगर ओवम का डायग्राम बनाया तो ओवम में मैंने बोला था ये कौन सी लेयर? जोना पेल्लुसिडा। ये बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अंदर ओवम बंद है। देखते रहिए, जैसे ही स्पर्म जब अटैक करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए तो बाहर की लेयर को ये खत्म कर देते हैं। बाहर की लेयर क्या हो जाती है? डिसॉल्व। ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान बाहर की ओवम की मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। कौन सी लेयर बचती है? जोना पेल्लुसिडा। और ये लेयर कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है ना, एक स्पर्म इंटर करने से फाइब्रस हो जाती है, हार्ड, नॉन स्टिकी हो जाती है। भाई जो चीज हार्ड रहेगी वो कहीं चिपकेगी नहीं, जो चीज सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी, उसके चिपकने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये हार्ड लेयर है, नॉन स्टिकी लेयर है ये। ठीक, तो जाइगोट में मैंने डायग्राम जाइगोट का बनाया, इसमें एक लेयर हमको बाहर दिखाना है। भी डायग्राम बुक में बना, देखते रहिए। ऐसे बाहर बनाया गया होगा, उसने नाम नहीं लिखा, आप नाम लिखिए। उसको बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा। बाहर की लेयर कौन सी है? जोना पेल्लुसिडा। अंदर क्या बंद है? अंदर वो जाइगोट बंद है। ठीक, ये नॉन स्टिकी है, ये लिख लीजिएगा, नॉन स्टिकी। अब जाइगोट से कैसे हम लोग बने हैं वो समझिए। जाइगोट से कैसे फिटस बनता है? तो जाइगोट पहले डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करेगा तो ये बाहर की लेयर तो अभी ऐसी बनी रहेगी, इसको ध्यान मत दीजिए, वो ऐसे ही रहेगा। वो कब हटेगा मैं बताऊंगा। बाहर की लेयर ऐसे ही बनी रहेगी। और एक चीज समझिए, जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो इसके साइज पर कोई फर्क नहीं आएगा। जितना बड़ा जाइगोट ये है उतना ही बड़ा ये भी रहेगा। मतलब जाइगोट से क्या बनता है? मॉरूला बनता है ना, डायग्राम में देखो मॉरूला बनता ना। और मॉरूला से क्या बनता है? ब्लास्टुला। इनका साइज सेम रहता है, जाइगोट और मॉरूला का साइज सेम है, अंतर नहीं है जरा सा भी। तो जाइगोट में क्लीवेज होता है। कौन सा डिवीजन होगा? क्लीवेज। क्लीवेज समझते हैं, माइटोसिस है एक तरीके का, एक प्रकार का माइटोसिस है, लेकिन अंतर है। जैसे आलू होता, पोटैटो, उसको एक बार ऐसे काटिए 2 हिस्से, फिर ऐसे काटिए 4 हिस्से। पहले वर्टिकली एक बार ऐसे डिवाइड करिए, फिर ऐसे करिए, समझ रहे हैं ना? ऐसे है, खड़ा खड़ा ऐसे काटिए 2, फिर एंगल बदलिए ऐसे, फिर 4, फिर ऐसे 8, फिर 8 को और काटिए तो 16, 32 हो जाएंगे। ऐसे ये डिवाइड करता है। पहले वर्टिकली एक बार खड़ा डिवाइड होगा 2, फिर एक बार और खड़ा डिवाइड होगा दूसरे एंगल से 4 बनेगा। ठीक,
तो यहाँ पर जायगोट में दो डिवीजन, दो बन चुका है। कितने सेल बन चुकी हैं? दो। ये सेल जो बन रही है इनको बोलते हैं ब्लास्टोमर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स। ये 2 सेल हैं। कितनी सेल्ड हैं? 2 सेल। तो 2 सेल्ड का जायगोट एम्ब्रियो बनना चालू हो गया। ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो की है ये। अब यही दो, हमने कहा था ना पोटैटो को ऐसे काटिए फिर एंगल चेंज करिए, 4। अब यही में एक बार और डिवीजन होगा, 4 बनेगा। तो 2 से 4 और 4 से 8 होता रहेगा, 8 से फिर 8 फिर 16। तो मैं डायरेक्ट 16 का डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम बुक में दिया गया है, वो देखिए इस तरीके का। और इसकी ये जोना पेलिसोडा बाहर की लेयर ZP जो यहाँ दिखाई गई थी नीले रंग से, ठीक है, वो भी गायब नहीं हुई है। और अंदर इसमें ये इस तरीके के ब्लास्टोमर बना दिए गए। ये है 8 to 16 स्टेज ब्लास्टोमर स्टेज। 8 से 16 ब्लास्टोमर हैं, ब्लास्टोमियर्स हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉरूला। मॉरूला, मॉरूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मलबरी शहतूत की तरीके से दिखता है। भाई शहतूत को अगर आप गौर से देखिए तो शहतूत ऐसा होता है, इस पर उभार दिखाई देता है ना, छोटा छोटा उभार दिखाई देता है, इस पर भी उभार दिखेगा। तो मलबरी की तरीके से दिखता है। 8 से 16 सेल हैं। अब समझिए कि साइज क्यों नहीं बढ़ रहा, ये ध्यान दें, ये सब पढ़ चुके हैं। मेन चीज समझिए कि जायगोट से जब मरूला बना या जायगोट जब डिवाइड किया तो क्लीवेज से किया। क्लीवेज होता क्या? देखिए, जो क्लीवेज है वो एक तरीके का माइटोसिस है, लेकिन सेल का साइज, जैसे माइटोसिस में आपको पता होगा ना, समसूत्री विभाजन बोलते हैं हिंदी में। एक सेल से 2 सेल जब बनती है तो सेल का साइज सेम रहता है, सेम रहता है। माइटोसिस में 2 सेल बनती है एक बार में, ठीक है, और दोनों का साइज क्या है? सेम। मियोसिस में 4 बनती है, उसमें भी सेम रहता है। तो जहां पर माइटोसिस में सेम है लेकिन क्लीवेज भी माइटोसिस है, लेकिन ऐसा माइटोसिस है जिसमें सेल का साइज छोटा हो जाएगा। एक सेल से 2 सेल बना तो सही ये दोनों, लेकिन इनका साइज इसके साइज के, हमने दिखाया बराबर लग रहा है आपको ना, लेकिन बराबर नहीं है। इसके साइज का आधा है ये दोनों। एक सेल 2 सेल में, जैसे आलू को जब काटिए पोटैटो तो छोटा छोटा हो जाएगा, पहले वो बड़ा था। तो यहाँ पर सेल का साइज छोटा हो जाता है, ये छोटा छोटा। फिर आगे 1 से 2 सेल बना, फिर ये डिवाइड किया, 2 से 4 बनी ना, 4 से 8, फिर साइज छोटा हो रहा। मतलब सेल का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा। देखिए, जैसे जैसे जायगोट आगे एम्ब्रियो डिवाइड करेगा सेल का साइज छोटा कंटिन्यूसली होता जाएगा। तो एक चीज है, सेल का साइज छोटा भी होता है और सेल अनइक्वल साइज की भी बनती है। अनइक्वल मतलब समझते हैं? छोटा भी बना लेकिन एक सेल थोड़ी बड़ी बनेगी और एक सेल थोड़ा सा छोटा, मतलब इससे तो छोटा रहेगा लेकिन आपस में भी साइज सेम नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा। तो क्लीवेज कैसा है? एक ऐसा डिवीजन है, अनइक्वल। अनइक्वल लिखिएगा, अनइक्वल सेल्स बनती हैं, इक्वल नहीं बनती है, पहली चीज। दूसरा है स्मॉल साइज की बनती हैं, सेम साइज की नहीं बनती हैं, स्मॉल साइज सेल्स। इन सेल को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। फॉर्म, यहाँ जो सेल बन रही हैं वो ब्लास्टोमियर हैं, आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। हाँ, डाटर ही तो हैं, आपस में इक्वल नहीं है और पेरेंट से भी क्या है? छोटी हैं। ठीक है, ये हो गया। और कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि सेल छोटी क्यों है? क्योंकि मियोसिस या माइटोसिस जब होती है तो इसमें एक आता है प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेस, उसमें G1S G2 आता है ना। तो सेल में जो अगर सेम साइज करना है सेल का तो G1 और G2 आना जरूरी है। तो G1 G2 बहुत छोटी होती है। कारण यह है कि G1 G2 फेज बहुत छोटी होती है, इस वजह से सेल का साइज सेम नहीं रह पाता है। तो कारण लिखिएगा कि रीजन क्या है? G1 एंड G2 फेज क्या है? शॉर्ट होती है। तो क्लीवेज में सेल का साइज छोटा है क्योंकि G1 G2 फेज शॉर्ट होगी। अब एक चीज और समझिए,
सेल का नंबर तो बढ़ रहा है, एक सेल से कितनी सेल बन गई? 18 सेल, 36 भी बन जाती हैं। सेल का नंबर बढ़ रहा है। बताइए डीएनए का नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंटेंट, यहां कितने क्रोमोसोम? 46, उसमें कितने? उसमें कितने क्रोमोसोम बताइए? एक सेल में 46 रहेगा, हर सेल में 46 है। मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस चल रहा है। क्रोमोसोम चाहे 32 सेल हो जाए, चाहे जितनी सेल इसके अंदर बन जाए, सबके अंदर 46 रहेगा। लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट देखिए, डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है। कंटेंट का मतलब समझते हैं? अरे यहाँ 46 क्रोमोसोम खाली एक सेल में है और यहाँ पर पता लगा 32 सेल हैं, तो 32 सेल में 46 क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करिए तो डीएनए ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, डीएनए का अमाउंट यहाँ ज्यादा है, ठीक, वहां डीएनए का अमाउंट कम है, तो डीएनए का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल का साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितना बड़ा जायगोट यहाँ है उतना ही बड़ा मरूला यहाँ है, मरूला को इतना बड़ा है। तो एक चीज और लिखिएगा, क्लीवेज में जो है एक चीज होती है N/C रेशियो रिमेन इंक्रीज करेगा, सॉरी रेशियो इंक्रीज करेगा। जब क्लीवेज होता है तो N/C रेशियो बढ़ता है, साइज सेम है। या अगली चीज लिखिएगा, साइज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो साइज है वो क्या है? सेम रहेगा, मतलब जितना बड़ा तो जायगोट, जितना बड़ा जायगोट रहेगा उतना ही बड़ा मरूला भी रहेगा, जब तक क्लीवेज चलेगा। आगे माइटोसिस चलेगी, ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या चलेगा? नॉर्मल वाली माइटोसिस, क्योंकि हम लोग एक सेल के बने हैं और हम लोग इतने बड़े धीरे, बच्चे जब जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारी सेल होती हैं, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो अब इसके बाद चलेगी माइटोसिस, लेकिन यहां तक क्या चलता है? क्लीवेज, ठीक है। तो जायगोट से मरूला जब बनेगा तो होगा क्लीवेज, और आपको कहेंगे एम्ब्रियो का साइज क्या है? जायगोट के बराबर। N/C रेशियो इंक्रीज क्यों करता है? देखिए, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ एक है, वहां 32 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस हैं? 32 हैं, 8 हैं। तो न्यूक्लियस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और C का मतलब सेल है, सेल का साइज है। तो सेल का साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेल का साइज उतना ही है। यहाँ C का मतलब सॉरी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का नंबर तो बढ़ा, लेकिन सेल का साइटोप्लाज्म उतना ही है। 1 लीटर पानी को 10 गिलास में बराबर बांट दीजिए और फिर मिलाकर के एक साथ कर दीजिए, तो 1 ही लीटर तो रहेगा कि बढ़ जाएगा? वही चीज है, इसका साइटोप्लाज्म तोड़ तोड़ कर 32 सेल में बराबर बांट दिया गया है। तो साइटोप्लाज्म तो अभी भी उतना है ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ता कैसे है? जीवन जीटू आती है, जीवन जीटू छोटी हो गई है, तो साइटोप्लाज्म में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस बढ़ा। तो न्यूक्लियस बढ़ा, साइटोप्लाज्म छोटा, तो जब ऊपर की वैल्यू बड़ी होती है, नीचे की छोटी होती है, तो रेशियो क्या होता है? हाई। यहाँ पर रेशियो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आया? माइटोसिस में N/C रेशियो मेंटेन रहता है, सेम रहता है। जितना न्यूक्लियस बनता है उतने साइटोप्लाज्म भी बढ़ता है। तो माइटोसिस में N/C रेशियो, या मियोसिस में, मियोसिस नहीं कहेंगे, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, पता होना चाहिए मियोसिस में, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन है, वहां पर घटेगा मियोसिस में। माइटोसिस में सेम रहेगा, क्लीवेज में बढ़ेगा। आ रहा ना? हाँ, सोमैटिक ही तो चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया इतना। तो जायगोट से 2 ब्लास्टोमर, 4 ब्लास्टोमर, फिर 8 से 16 ब्लास्टोमर मरूला बन गया, ठीक। कितना दिन लगता है? यानी ये मरूला लिखेंगे एट लगभग 4 से 5 डेज। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से काउंट करेंगे तो 5वें दिन पर मरूला बन जाता है। और ये स्टेज पूछा जाता है, ये कहाँ है? ये यूट्रस में पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंचेगा? तो यूट्रस में नहीं गया, ये फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक चीज छूट गया, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब को अगर आप देखेंगे गौर से तो फैलोपियन ट्यूब ऐसी होती है, ये वाला पार्ट है इस्थमस, यहां से यहां तक एम्पुला, सबसे बड़ा पार्ट एम्पुला है, और ये इस्थमस छोटा सा, सॉरी इस्थमस, एम्पुला, और एक क्या बोलते हैं उसको?
एक नाम और है। हाँ, अरे इस्तेमाल तो इधर वाला हो गया, इनफंडिबुलम, इनफंड 3 पार्ट्स। तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में, ध्यान रखिएगा। पुराने वाले डाटा में जब पुराना एग्जाम होता था तो वहां ये बताते थे एम्पुला स्टमस के जंक्शन पर, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है एम्पुला। तो याद रखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुलरी रीजन में। अरे वो ओल्ड हो गया, वो ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, पहले आता था ये सवाल। ऑप्शन में ध्यान सुनिए, ऑप्शन में अगर एम्पुला नहीं दिया, लिखा एम्पुला स्टमस जंक्शन, वो सही माना जाएगा। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, इन द एम्पुलरी रीजन, क्योंकि एम्पुला यहां से लेकर के यहां तक है। जैसे टर्न होता ना, ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस हो गया, ये ओवरी हो गया, ये क्या हो गया, एम्पुला। एम्पुला टर्न है एकदम, वहीं टर्निंग पॉइंट पर होता है, तो एम्पुला में ये बोलेंगे। जंक्शन तो ये हो गया, ठीक है, जंक्शन पर नहीं है। ज्यादा करेक्ट वो सही है। आगे बढ़ जाए, हो गया ये, आप समझना। देखिए जायगो मॉरूला बन गया, मॉरूला। तो मॉरूला की स्टेज कहां मिलेगी, मॉरूला में होगा इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में, इस्थमस में मिलेगा, इस्थमस। मॉरूला से क्या बनना है, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टो, इसका दूसरा नाम है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। मॉरूला की स्ट्रक्चर देखिए, मॉरूला में सबसे बाहर की लेयर जोना पेलिसिडा, अंदर क्या है इसमें, इनसाइड में छोटे छोटे ब्लास्टोमर हैं कुछ इसमें। देखिए ये सब सेम साइज के नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सबका साइज सेम नहीं है। जो 8 से लेकर के 16 है, इन सबका साइज सेम नहीं होता है। इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर। ये ब्लास्टोमर हैं, ये क्या हैं, ब्लास्टोमियर्स या मर्स, जो भी कहिए, मियार। ये 2 कैटेगरी के हैं, कुछ छोटे साइज के उनको बोलते हैं माइक्रोमर्स, माइक्रोमियर्स, ठीक है, और कुछ बड़े साइज के हैं मेगामर्स, मेगामर्स। 2 कैटेगरी हैं इसमें, छोटे और बड़े। अब इससे जब क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तो इसको बोलेंगे ब्लास्टुलेशन। मॉरूला के बनने को बोलते हैं मॉरुलेशन। जाइगोट से मॉरूला बना, मॉरुलेशन, और मॉरूला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुलेशन। इसमें क्या चेंजिंग होगी, अब डिवीजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या होता है यहाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है। मतलब ब्लास्टुलेशन में, ब्लास्टुलेशन में क्या होगा, सेल्स का रीअरेंजमेंट। और क्या होगा, जोना पेलिसिडा डिसअपियर हो जाएगा, ये गायब हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, जो ब्लास्टोमर छोटे साइज के हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो ब्लास्टोमर छोटे साइज के हैं, अब आप कहेंगे आपने बहुत ढेर सारा मैंने बना दिया, ये 32 से ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं है, ये समझाने के लिए केवल बनाया जा रहा है। ऐसे 32 भी हो जाता है। मॉरूला फिर आगे डिवाइड करेगा, 32, 64, खाली 32 पे नहीं टिका रहेगा, 16 पे नहीं है। वो तो बोल दिया जाता है कि जब 8 या 16 सेल बन गई तो आप इसको मॉरूला बोलना चालू कर दिया आपने। 8 से ही चालू हो जाता है मॉरूला, 16 तक को मानते हैं, लेकिन वो मॉरूला फिर आगे डिवाइड भी तो कर रहा है, फिर वो आगे, ठीक है। तो छोटे जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बाहर चले गए, और बड़े वाले ब्लास्टोमियर, अगर मैं बड़े वाले का साइज ये बना दूं, ये बड़े साइज के हैं, देखिए ये बड़े वाले हैं ये, तो बड़े वाले कहाँ आ गए, अंदर के साइड में आ गए, ठीक है। बाहर वाले छोटे हैं, ये माइक्रोमर्स हैं, माइक्रोमियर्स हैं, और ये मेगामर्स हैं, मेगामर्स। ये क्या बनाएंगे, इनर सेल मास, अंदर की साइड में बनाएंगे इनर सेल मास, इनर सेल मास बनाएंगे। और माइक्रोमर्स क्या बनाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाएंगे, ठीक है। इनर सेल मास के अंदर जो सेल आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं को बोलते हैं स्टेम सेल। ये क्या है, स्टेम सेल्स हैं। और हम लोग किससे बने हैं, इसी से,
स्टेम सेल बॉडी का हर पार्ट बना सकती हैं। तो स्टेम सेल है ये आगे डिवाइड करती हैं। जब गैस्ट्रुला बनेगा ना, गैस्ट्रुलेशन में ये 3 जर्म लेयर ही बनाती हैं। एक्टोडर्म, हाँ यही टोटिपोटेंट सेल है, स्टेम सेल है। समझ में आ रहा है? तो रीअरेंजमेंट समझ में आया? इससे ये बनना सेल केवल रीअरेंज हो रही हैं। जोना पेलिस्यूटा क्यों गायब कर दिया गया, समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों गायब हो गया, आगे कहां चला गया, क्यों गायब? क्योंकि देखिए, ये देखिए, ये ओवरी था, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है। मारूला कहां बना था? मारूला बना था, आप कहेंगे इसमें, यहां मारूला बनता है। तो जब तक ये जोना पेलिस्यूटा रहेगी मारूला के चारों तरफ, तक मारूला कहीं चिपकेगा नहीं फैलोपियन ट्यूब में, स्टिक नहीं करेगा। क्योंकि चिपक जाएगा तो बढ़ेगा कैसे आगे? उसको तो आगे डिवाइड भी करना है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती भी रहती है और सन के चारों तरफ रोटेट भी करती रहती है ना, अपनी भी धुरी पे घूमती है। ऐसे ये जाइगोट जो बना था वो डिवाइड भी कर रहा है मारूला में और आगे बढ़ भी रहा है मारूला। तो बढ़ते बढ़ते मारूला यहाँ आ जाता है। अब जब मारूला से ब्लास्टुला बनना होता तो ब्लास्टुला कहाँ बनेगा? वो यहाँ अटैच करेगा। तो ब्लास्टुला में इस लेयर को हटाना पड़ेगा। ये नहीं हटेगी तो ये ब्लास्टुला चिपकेगा नहीं यूट्रस पर। समझ में आया? चिपकाने के लिए नॉन स्टिकी लेयर को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो जाके स्टिक करेगा। इसीलिए बाद में हटा दी जाती है। समझ में आया? तो जोना पेलिस्यूटा को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे इनर सेल मास ही करता है। ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा या ट्रोफोब्लास्ट, जिसकी वजह से वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ में आया? तो यहां तक ये, आगे समझिए, थोड़ा सा और फिनिश कर देते हैं। ब्लास्टुला से, ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ब्लास्टुला में सबसे बाहर की एक लेयर है, उसको हमने क्या कहा? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला था हमने? ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोला। अंदर की साइड में इनर सेल मास है, इनर सेल मास, ICM। अंदर एक कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये है ब्लास्टोसील, इसीलिए इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट पड़ा है, क्योंकि ये सिस्ट की तरीके से दिखता है। ICM यही तो है, इनर सेल मास यही तो है, जिससे हाँ, अरे जाइगोट के बाद आगे जो है सब एम्ब्रियो ही तो है। ध्यान रखिएगा, जाइगोट के बाद अगर 2 सेल का मारूला बना है वो भी एम्ब्रियो है। मारूला तो नहीं कहेंगे, 2 सेल का आप एम्ब्रियो कहेंगे। 2 सेल 4 सब एम्ब्रियो चलेगा। समझ रहे ना? आ गए क्या? अभी टाइम ही नहीं हुआ है, 4 बजे तक है ना। हाँ, तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी है और इस सिस्ट की तरीके से है। इससे क्या बनना है? इससे बनना है गैस्ट्रुला। क्या बनना है? गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला के बनने को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। इसको बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। ये आपकी बुक में नहीं दिया, पढ़ना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? देखिए, ये ब्लास्टोसिस्ट जब बनेगा तो ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर आकर के चिपक गया। ध्यान सुनिएगा, किस दिन चिपकता है? 7वें दिन। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उस दिन से 7वें दिन पर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, यूट्रस के अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, चिपक जाएगा। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ठीक, अब ब्लास्टोसिस्ट यहां अटैच कर गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में क्या बदलाव आएगा? देखिए, गैस्ट्रुला जब बनेगा तो आप कहेंगे इसमें 3 जर्म लेयर बनेगी। कितनी लेयर बनेगी? 3। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है? एंडोडर्म। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस है। एंडोडर्म अंदर की लेयर है, एक्टोडर्म बाहर की लेयर है, एक्टोडर्म, और मेसोडर्म लेयर बीच में है, मेसोडर्म। तो सबसे पहले एंडोडर्म बनती है फर्स्ट, देन मेसोडर्म बनती है सेकंड, और सबसे लास्ट में बनती है एक्टोडर्म, 3rd लेयर।
ठीक है, सबसे लास्ट में बनेगी। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट लेयर है और ये लास्ट अंतिम बनने वाली लेयर है। हमारी पूरी बॉडी यही 3 लेयर से तो बनी है। अब जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम किससे बना है बताइए? तंत्रिका तंत्र, एक्टोडर्म से। हमारी बॉडी की जो ग्रंथि ग्लैंड्स हैं वो किससे बनी है? एंडोडर्म से। जितनी ग्लैंड्स हैं, सारा कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड किससे बना है? मेसोडर्म से। हमारी मसल्स किससे बनी है? मेसोडर्म से। ऐसे ही सब बना हुआ है। बॉडी का अलग अलग हिस्सा अलग अलग लेयर से बना है। तो ये 3 जर्म लेयर है, समझ में आया? इसको पढ़ना नहीं है आपको, ये फिनिश है। तो ब्लास्टोसिस्ट से क्या बन गया? अब आप देखिए आगे थोड़ा सा और डिटेल है कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। एम्ब्रियो में 4 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है? कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक। थोड़ा सा नाम नोट कर लीजिए। अगर कहें भ्रूण में, एम्ब्रियो में कितना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली है ये। जैसे कहते नहीं है कि जो बेबी डेवलप करता है बच्चा, उसके चारों तरफ एक झिल्ली रहती है, झिल्ली के और बच्चे के बीच में पानी रहता है, होता है ना, लिक्विड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो 4 झिल्लियों से घिरा हुआ जो एम्ब्रियो होता है, कौन कौन से हैं? कोरियन है, कोरियन, ठीक है, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉक सैक। सबसे बाहर, मतलब सबसे बाहर की झिल्ली है ये कोरियन, आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। और जो चीज बाहर होती है वो क्या करती है? सुरक्षा देती है। सबसे बाहर इस गैस्ट्रोल आना, इसी में झिल्ली बनेगा। तो सबसे बाहर की झिल्ली होगी कोरियन, उसके नीचे होती है एमनियन। और ये दोनों झिल्लियां नीचे ऊपर नहीं है, ये किनारे की साइड में। अगर जैसे डायग्राम कहीं देखे होंगे आप इस तरीके का, और इस तरीके का, ये भ्रूण का डायग्राम होता है। ये एलेंटॉइस है तो ये यॉक सैक हो गया, ये कोरियन है तो ये एमनियन हो गया। यहाँ बच्चा डेवलप कर रहा होता है, ये बच्चा डेवलप हो रहा है, ये बेबी। इसके बाहर एक लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये कौन बनाता है? ये एमनियन लेयर बनाती है। जो एमनियन लेयर है ना, यही लिक्विड बनाती है, जिसकी वजह से शॉक नहीं लगता, उसको झटका नहीं लगता है, बचा रहता है उससे, ठीक। ये बीच में गैप क्या होता है? ये गैप धीरे धीरे हट जाएगा। ये जैसे जैसे ये बेबी डेवलप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये गैप खत्म होता रहेगा। तो कोरियन का जानते हैं काम क्या है? अब एक चीज और देखिए, इतना बता दिया। ब्लड कहां से बनता है? शुरुआत में यॉक सैक से। क्या बनेगा? सबसे पहले ब्लड यहीं से बनता है, एमनियन से बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये भी बेबी को प्रोटेक्ट कराने वाली लेयर है, ठीक है। और एलेंटॉइस क्या है? कह सकते हैं कि गैस का एक्सचेंज कराती है, लंग्स का काम करती है ये, ठीक। क्योंकि प्लेसेंटा तो अभी बना नहीं है। जब प्लेसेंटा बनता है, ठीक है, तो उस दौरान ये उसका काम ये हो गया। अब बताइए क्या है इसमें, और कुछ पूछना है? कौन सा पार्ट, क्या चीज? जैसे कोरियन का मतलब किस पार्ट से होता है? नहीं, अच्छा, कोरियन किससे बनती है? देखिए, मेसोडर्म लेयर एक्टोडर्म से बने, क्योंकि ये है कोरियन, इसी के जस्ट नीचे होती है मेसोडर्म, और ये है एमनियन, इसी के जस्ट ऊपर होती है मेसोडर्म। तो कोरियन के जस्ट नीचे मेसोडर्म, एमनियन के जस्ट ऊपर मेसोडर्म। समझ में आया? इस तरीके का है। अब बताइएगा जहां क्वेश्चन देखिएगा। आगे बताना है प्लेसेंटा कैसे बनता है और प्लेसेंटा का काम क्या होता है। एक टॉपिक ये बच्चा है, और इसको तो मैं आगे बता दूंगा। वैसे ओरली थोड़ा सुन लीजिए। 9 महीने का जो प्रेगनेंसी है बुक में दिया हुआ पढ़ लीजिएगा, किस महीने क्या बनते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या बनेगा? हार्ट। सबसे पहले याद रखिए हार्ट बनता है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड महीने में क्या बनेगा? लिम्स, हाथ पैर बनेंगे,
ठीक है। पहले सबसे पहले इसलिए डॉक्टर के पास जब फीमेल जाती हैं तो सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, क्योंकि पहले महीने से हार्ट बनना चालू हो जाता है, फर्स्ट मंथ से। पहला इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। इसके बाद हाथ पैर लिम्स बनेंगे, इसके बाद आईलिड्स बनेंगी, पलक और आईब्रो बनती हैं, और बाकी बॉडी के पार्ट बनना, मतलब 3 महीने तक, 3 महीने तक प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा 3 महीने में बन जाता है। उसके बाद 7वें महीने की जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चा मूव करने लगता है यूट्रस में। फर्स्ट मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 5th लिखा ना, 6 या 7, 6 होगा, देखिए 6 या 7 जो भी होगा लिखा है एनसीईआरटी में, उस पर मूव करना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट में जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर मूवमेंट बंद हो जाता है, क्योंकि बेबी जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा, पूरा डेवलप हो जाएगा, तो यूट्रस में उसको जगह नहीं मिलेगी घूमने के लिए, तो फिर वो उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, सीधा है तो सीधा ही रहेगा। मूवमेंट केवल 1-2 महीने के लिए होता है वही, ठीक है। हाँ, 5th महीने से स्टार्ट जो भी लिखा गया, 1-1.5-2 महीने तक मूवमेंट होगा, लास्ट टाइम में मूवमेंट बंद हो जाता है फिर, ठीक। तो 2 टॉपिक बच्चे हैं, कल पढ़ के आएंगे, कल क्वेश्चन भी करके आइएगा, पूरा फिनिश कर दिया जाएगा ये। और कोई चीज पूछनी हो तो बताइए, कोई नहीं समझ में आ रहा हो बताइए। हाँ, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जाता है? स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया इंटर नहीं करता है, केवल गायब नहीं, क्योंकि स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म में जो टेल है उसको मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए ना, उस एनर्जी को कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पीस में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया गायब नहीं, वो बेकार हो जाता है। अरे ठीक है, हाँ, फैलोपियन ट्यूब से जाता है, लेकिन जब स्पर्म की एंट्री ओवम से हो जाएगी तो स्पर्म की टेल और स्पर्म का मिडिल पीस बाहर रह जाएगा, केवल हेड एंट्री करता है। अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ के कहाँ जाएगा? वो फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहेगा। भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पड़ा रहेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे वो कह सकते हैं धीरे धीरे बॉडी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस की जैसे लेयर सेल को खा लेती हैं, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब की सेल भी क्या कर लेती हैं? फेगोसाइटोसिस करती हैं। समझ में आ रहा है? और बताइए, एक नहीं पूछा, पोलर बॉडी जो बनती है 2 बनती है ना, और पोलर बॉडी क्यों बनती है? पोलर बॉडी क्यों बनती है? हाँ, अनइक्वल डिवीजन होता ना, जब प्राइमरी उस साइट से सेकेंडरी बनता है तो 2 सेल बराबर बननी चाहिए, लेकिन एक सेल बड़ी बनती है सेकेंडरी उस साइट, एक सेल छोटी बनती है, पोलर बॉडी। और फिर पोलर बॉडी आगे डिवाइड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर डिवाइड किया तो पूछा जाता कितनी पोलर बॉडी, अगर डिवाइड किया तो कितनी? देखिए, ये प्राइमरी उस साइट, इससे डिवाइड किया सेकेंडरी उस साइड, 1 पोलर बॉडी। अगर ये डिवाइड किया तो 2 बनेगा, तो 2 पोलर बॉडी। डिवाइड नहीं किया तो पोलर बॉडी कितनी रहेगी? 1। और पोलर बॉडी क्यों बनती है? बताओ जी, क्यों बनती है? क्यों ये 2 सेल बराबर नहीं बन जाती हैं? अरे ठीक है, तुम्हारी बात सही है, एक की जरूरत है, तो एक सेल को इसके बराबर बना लेना चाहिए था, और इस सेल को बाद में खत्म कर देते, एक ही सेल को आगे बढ़ाते। ठीक है, एक सेल की इसी से बनना, ओवम 1 बनाना है ना, अंडा 1 बनाना है, तो 1 सेल ही जरूरत है। लेकिन इसको छोटा क्यों कर दिया, इसको इतना बड़ा क्यों कर दिया उठा करके? कारण यह है क्योंकि इसी को आगे फ्यूचर में डेवलप करके ओवम बनाना है। अगर इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, या बराबर इसको, मतलब कोशिश करते हैं कि ओवम को ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म डोनेट कर दिया जाए, तो ये पोलर बॉडी अपने साइज को छोटा करके देखिए सैक्रिफाइस करती है। सैक्रिफाइस समझ रहे हैं ना? ये वाली सेल अपने आप को सैक्रिफाइस करती है और अपना सारा साइटोप्लाज्म इसको डोनेट कर देती है और अपने आप को खत्म कर देती है। ये खत्म हो जाती है क्योंकि इसको चलाना है आगे कहानी, तो ये आगे सही सलामत चले, इसको ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म मिले, तो अपने आप को ये क्या कर लेती है? छोटा कर लेती है। तो आंसर ये होगा, इट ट्रांसफर इट्स मैक्सिमम साइटोप्लाज्म टू द सेकेंडरी साइट, क्योंकि डेवलपमेंट सेकेंडरी साइट को करना आगे, यही कारण। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी फैलोपियन